नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम संपन्न करवाया जा चुका है। आप लोगों ने इस एग्ज़ाम में है वो अपना भाग्य भी आज़माया और अब जो आपकी क्वेरी है मेनली कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर क्या क्या रहेगा और हमें आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आगे अब हम क्या करें, किसकी तैयारी करें? तो इसको लेकर के हम है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा पेपर के बारे में देख लेते हैं। जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 पेपर आपके जो संपन्न करवाए, वो जो पेपर जिसमें अगर विशेष रूप से बात करें आपके सेकंड पेपर की, जो आपको जिस काम के लिए आपको इस भर्ती प्रक्रिया से गुज़रना पड़ रहा है, आगे आपको जिस चीज़ से संबंधित जो कार्य करने होंगे, उसी से रिलेटेड था आपका सेकंड पेपर। और सेकंड जो पेपर आपका इस बार आपसे उनमें जो डिमांड कर्मचारी चयन बोर्ड की रही, वो रही थी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो चीज़ है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की डिमांड रही है। देखिए, अगर बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड के विगत परीक्षाओं की, 2015 से ये अस्तित्व में आया। 2015-16 की अगर बात करें, स्टार्टिंग में इन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के रूप में अपना काफ़ी है वो दबदबा दिखाया था। आरपीएससी से कहीं ज़्यादा ये एडवांस था। उसके बाद में 17-18 के बाद में आप देखेंगे तो वही घिसे-पिटे सवाल और बेसिक-बेसिक चीज़ें पूछने लग गया। 2022 तक लगभग ये पैटर्न चलता रहा। उसके बाद में 23 में कुछ आपके जो कनिष्ठ जो आपके उसमें अनुदेशक के पेपर के बाद में जो आपके शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक के जो पेपर्स हुए थे, उनमें कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने जो पेपर इत्यादि बनाए थे, वो बहुत ही शानदार थे और उसमें भी बच्चे हैं वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद में अगर देखा जाए, तो 2024 में आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का और इससे पहले सूचना सहायक का इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के जो पेपर संपन्न करवाए, उसमें भी पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए अभ्यर्थियों को वहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम से गुज़रना होता है, तो उससे संबंधित स्पेसिफ़ाई जो आपका उसका सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में काफ़ी इन्होंने है वो अभ्यर्थियों को लताड़ा फँसाने का कार्य है वो किया। और आगे भी और भी आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, जैसे कि संगणक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स है, इसके अलावा कंप्यूटर है, वो आपके निश्चित रूप से है वो एडवांस थोड़ी-सी पूछी जाएगी। तो ये जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, चेयरमैन महोदय ने भी इसके बारे में है वो ज़िक्र किया था कि हम बहुत ही एक अच्छे अभ्यर्थियों को है भर्ती परीक्षा के माध्यम से है वो हमारे चयन करके संबंधित जो विभाग है उसको हम भेजना चाहते हैं। जितना जो ज़्यादा लोहा गर्म होगा, तपेगा, उतना ही ज़्यादा वो निखरेगा। तो ये उनका कहना है। इसीलिए आपको क्या है तपाने की आवश्यकता है। और तपाया कब जाता है जब ऐसे पेपर है वो बनते हैं। फिर ये चीज़ पेपर की हुई। अब देखिए आपका जो कुछ जो ये जो पेपर हुए हैं, ये पेपर थोड़ा-सा अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी नहीं था, थोड़ा-सा सिलेबस को भी इन्होंने डाइवर्ट किया। अगर फर्स्ट पेपर की हम बात करें, तो फर्स्ट पेपर में मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट ही हम देख लेते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे, जो आपका सिलेबस में क्लियरली वो मेंशन भी नहीं था और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछने चाहिए थे, उनको बिल्कुल स्किप ही कर दिया। आपने जो टेक्निकल टर्म्स है, पारिभाषिक शब्दावली है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स दिए हुए थे। 2-3 प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना थी। ये संभावना जता रहे थे कि 2-3 क्वेश्चन्स हिंदी में आएँगे, 1-2 क्वेश्चन्स इंग्लिश में आएँगे। उस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन्स आपके ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स से है वो मिल जाएँगे दोनों सब्जेक्ट में देखी जाए। लेकिन इन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। वाच्य है, इन्होंने किनारा कर लिया, इससे वाच्य से किनारा कर लिया। इसके अलावा बात करें तो आपका वाक्य हैं, वाक्यों का क्या करना था सरल, संयुक्त, मिश्र जो वाक्य हैं, इनको आपको हिंदी वालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था और इंग्लिश वालों को हिंदी में ट्रांसलेट करना। वो चीज़ इन्होंने केवल एक क्वेश्चंस दे दिया और बाकी वाले आपको वाक्य का एक जिस प्रकार से कौन-सा वाक्य है, उसको वाक्य के बारे में ही आपको पूछ लिया कि
इसमें सरल वाक्य कौन-सा है, मिश्र वाक्य, इस प्रकार से आपको वाक्य की परिभाषा है वो पूछने वाक्य के बारे में पूछने लग गए। ये सवाल आपको ट्रांसलेट के लिए दिया हुआ था। इसके अलावा जो पत्र लेखन है, आपका काम अकाउंटेंट का जो काम है, वो अकाउंटिंग का तो होता ही है, साथ में विभागीय पत्राचार करना भी होता है। तो पत्र लेखन की आपको समझ होनी चाहिए थी, ठीक है? लेकिन पत्र लेखन आपने पढ़ा ज़रूर होगा क्योंकि सिलेबस में था, लेकिन इन्होंने पत्र लेखन से बिल्कुल किनारा कर लिया। तो ये इस प्रकार से कुछ चीज़ें। दूसरी बात है कि जो पेपर था, जिस हिसाब से जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर की बात करें तो काफ़ी अच्छा बनाया था, ठीक-ठाक था। लेकिन आपके जो समय है, वो ढाई घंटे का दिया गया था और जो पेपर था, वो 3 घंटे के टाइम का डिमांड है वो कर रहा था। 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का जो समय है, वो मिलना चाहिए था। और इससे हुआ क्या कि बहुत से अभ्यर्थी स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन में पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 10 मिनट वाला जो समय मिला, वो जो समय सेंटर पर डिपेंड है वो कर रहा था कि कुछ सेंटर्स पर क्या हुआ कि अभ्यर्थियों को पहले ही कॉपियां बंद करवा ली। जैसे वो आपका ढाई घंटे का टाइम हुआ कि अब आप पेपर है वो बंद कर लीजिए और ओएमआर शीट, केवल ओएमआर में ई वाला जो विकल्प है लास्ट वाला, वही आपको भरना है। पेपर कुछ नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस पेपर देखेंगे ही नहीं। और कुछ भाग्यशाली अभ्यर्थी थे, वैसे भाग्यशाली थे लेकिन उनके लिए कुछ आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य की भी स्थिति हो गई। जिन ऐसे सेंटर्स जहाँ पर शिक्षकों ने थोड़ी बहुत बच्चों के प्रति एक दिखाई आत्मीयता दिखाई और उनको कहा कि ये जो 10 मिनट है आप 5वाँ गोला भी भर सकते हैं और देखें तो कोई क्वेश्चंस है वो सही करना है तो वो भी कर ले। पेपर बंद करने की पूरी पेपर खुले रखने की पूरी छूट थी। तो उस दौरान अभ्यर्थियों ने क्या किया, लालच कि गोले तो बाद में भर लेंगे, पहले है थोड़े से क्वेश्चंस और बच रहे हैं, उनको हम कर लेते हैं। और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि 5वाँ जो गोला है 10 मिनट पूरे हो गए, समय पता ही नहीं चला और जो 5वाँ गोला है वो भी भरने से अधूरा रह गया और कुछ अभ्यर्थियों ने 15-15, 20-20 जो आपके क्वेश्चंस है, वो खाली 5वाँ गोला खाली कर दिया। अब उस स्थिति में क्या होता है कि आप 5वाँ जो गोला है, वो जैसे 5 से क्वेश्चंस है, वो 5वें गोले में नहीं भरते हैं, तब तक तो ठीक बात है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जब 10% यानी कि 150 क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चंस का 10% होता है 15। 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने ई वाला जो विकल्प है, वो अगर नहीं भरा है, कोई भी विकल्प नहीं भरा है, स्किप कर दिए 15 क्वेश्चंस, तो फिर आपका पेपर है वो भी चेक नहीं होगा। तो ये जो स्थिति है, ये पहली बार आरएस भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक पेपर में आरपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था। उस दौरान बहुत से अभ्यर्थियों की देखने को मिली। बाकी एक जब रिजल्ट आपका जारी होता है तो उस दौरान इसके जो 5वां जो गोला है इस संबंध में भी साथ में है वो अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी होते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों ने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर है, उसमें 5वां गोला या किसी भी विकल्प को नहीं भरा, इसलिए उनको क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सीधे तौर पर बिना कॉपी को चेक किए, बिना ओएमआर को चेक किए भर्ती की प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये भी बहुत से अभ्यर्थियों के साथ में घटित हुई, ठीक है? अब सेकंड पेपर की अगर बात करें, तो सेकंड पेपर में क्या हुआ, अब जैसे फर्स्ट पेपर में है, तो फर्स्ट पेपर में एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी है कि टाइम बहुत कम मिला और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के तो ठीक-ठाक ऊपर के ही थे और कुछ एक क्वेश्चंस थे जो थोड़ी-सी टाइम की माँग कर रहे थे, उसमें समय चाहिए होता था। उसके अलावा बात करें तो अ, इंग्लिश में 2 बड़े-बड़े पैराग्राफ दे दिए। वैसे क्वेश्चंस ईज़ी थे पैराग्राफ के बहुत, आप अगर ढंग से अगर उस पैराग्राफ को पढ़ते तो आप क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है वो कर सकते थे। लेकिन इतना टाइम नहीं था कि पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा जाए और जिन्होंने वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा उसमें ज़्यादा टाइम खपा दिया तो शेष वाले क्वेश्चंस है वो स्किप हो गए। ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के फर्स्ट पेपर में आपकी रहा और जो मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से है वो रहा होगा और बच्चों के जो फीडबैक आए, ठीक है? वो आपके साथ में है वो मेनली शेयर कर रहा हूँ। दूसरी जो बात है, वो ये है कि जो आपका सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर की अगर बात करें, तो सेकंड पेपर में आपको समय उतना ही था और सेकंड पेपर में आपको जो समय जिस पेपर का जो आपका तैयार किया हुआ था, जो स्टैंडर्ड था पेपर का, जिसमें जिस प्रकार से क्वेश्चंस थे, वो पेपर आपके टाइम का डिमांड कर रहा था। जिस टाइम आपको
एग्ज़ाम हॉल में एंट्री दी थी, यानी कि जहाँ गेट क्लोजिंग का जो आपका टाइम हो गया, उस टाइम से लेकर के आपके एंड तक साढ़े 5 बजे तक का जो अगर आपको टाइम मिलता, तो आपके लिए ये पेपर है वो सूटेबल था। दूसरी बात करें, पहली बात तो है कि पेपर बहुत ही लंबा था, ठीक है? और उसमें केवल सीधे तौर पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, नीचे कूट थे और जिस प्रकार से यूपीएससी जो पैटर्न अपनाती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और उसके साथ-साथ में नीचे कूट दे रखे हैं, कौन-सा इसमें सही है, केवल 1 या 2, 2 या 3 इस प्रकार से दे रखे थे। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे पूछे गए थे, जो कि एक ऑर्डर को है वो आपको मेंटेन करना होता था कि पहले कौन आता है और इसके बाद में क्या प्रोसीडर होगी, बाद में क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो निश्चित रूप से आपके जो दिमाग है उनको हिलाने वाले थे। अब इतना दिमाग पर ज़ोर दिया जाए, उन क्वेश्चंस को देखते समय और टाइम भी उतना ही था, 2.5 घंटे का समय था और कुछ जो आपके जिसमें शब्द थे उनको अगर हम पेपर को देखा जाए, तो उसमें जो भाषा थी वो बहुत ही क्लिष्ट थी, सेकंड पेपर में। और उस भाषा को अगर आपको समझना है, तो आपको क्या करना होता था, इंग्लिश वाले टर्म्स को है वो बार-बार देखना होता था। प्रत्येक क्वेश्चन्स में इंग्लिश का जो टर्म्स है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप उस क्वेश्चन्स को सही कर ही नहीं सकते। वो भी चीज़ थी और जिनको इंग्लिश से डर लगता था, उनके लिए सेकंड पेपर में और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे-कैसे उसमें शब्द दिए हुए हैं, ठीक है? तो मेनली वो चीज़ थी और जब इंग्लिश वाला साथ-साथ में देख रहे थे, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने में बहुत समय लग रहा था, ठीक है? और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे, रटन जो विद्या अपना रहे थे, उस रटन विद्या से बहुत ही ऊपर उठकर पेपर था। आपकी समझ चाह रहे थे कि जो छुट्टियों से, अवकाश से संबंधित जो सवाल आपको देखने को मिला, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत से आपके टॉपिक्स थे। अब अभ्यर्थियों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन-सा अकाउंटिंग का है, कौन-सा आरएसआर का है, कौन-सा ऑडिटिंग का है, यानी कि सवाल ही आपको समझ नहीं आ रहे थे कौन-सा किस टॉपिक से है और आपके अलग-अलग नहीं कैटेगराइज़ नहीं किए हुए थे, तो वो सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दोनों जो पेपर्स हैं, उन दोनों पेपर्स में आपके बहुत ही आपको है वो इस बार घुमाया गया है और आगे भी आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, तो उसमें विशेष तौर पर रटने की बजाय चीज़ों को समझने का भी प्रयास करें। बिल्कुल फैक्ट महत्वपूर्ण है, फैक्ट आपको ध्यान रखना है, लेकिन फैक्ट के साथ-साथ में उस फैक्ट के पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा देखना है कि वो फैक्ट किससे रिलेटेड है, उसके आधार पर आपकी समझ होनी चाहिए। आप रटते जा रहे हैं, आरएसआर के सारे रूल्स रट लिए, इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी जो छुट्टियाँ होती है वगैरह, उनका मेनली जो चीज़ें हैं उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स भी आप देख लिया जाए, तो इकोनॉमिक्स में चीज़ें जहाँ ज़्यादा आपको उस पर चीज़ों को ध्यान रखना था कि रिवर्स रेपो रेट दर के बारे में आपको पूछ लिया। आप याद कर रहे थे कि अभी रिसेंटली रेपो रेट दर कितनी है? ज़्यादा उस पर है वो ध्यान दे रहे थे, ये नहीं दे रहे थे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है? तो वही जो चीज़ें हैं, वो आपको इस परीक्षा से काफ़ी थोड़ा-सा और आपको निराश किया है। तो ये मैंने जो बताया, ये पेपर के बारे में, आप सभी को अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी है, ठीक है? और यही आपके साथ में सबसे बड़ी जो दुविधा की स्थिति है वो रही, दोनों पेपरों में खींचातान की स्थिति रही। अब देखिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि कट ऑफ इसकी क्या जाएगी? तो कट ऑफ के बारे में आप सभी की ज़्यादा है वो डिमांड रहती है और गूगल पर, यूट्यूब पर आप सबसे ज़्यादा यही सर्च करते हैं, इसलिए यूट्यूब भी हमें बता देता है कि अब जो बच्चे हैं उसकी उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो यूट्यूब हमें बता देता है। आप जब यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आप यूट्यूब को पता लग जाता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखिए कट ऑफ की अगर बात करें तो आप सभी को पता है सेकंड पेपर कैसा था। फर्स्ट पेपर अच्छा था लेकिन समय का अभाव था। सीधे अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते, ज़्यादा कूट का उसमें यूज़ नहीं करते, तो ठीक है आप काफ़ी हद तक है वो फर्स्ट पेपर 2.5 घंटे में है वो कर लेते। लेकिन फिर भी पिछली बार जो पेपर हुआ था वो इस बार से काफ़ी सीधे तौर पर सीधा-सीधा था। उस समय भी अभ्यर्थी पिछली बार जो देकर आए वो कह रहे थे, तो टॉपर्स है वही कह रहे थे कि थोड़ा-सा टाइम का अभाव था। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था विशेषकर टेस्ट सीरीज़ और जो कोर्स के सामान्य विज्ञान का एक हमने बैच है वो स्टार्ट किया था
और उसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बैच में लगभग बता रहे हैं, अभ्यर्थी खुद ही बता रहे थे कि लगभग 2 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ कर के सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं वो मिल गए थे। उसका कारण यही है कि जो दिव्या मैम ने पढ़ाया, ठीक है? तो उन्होंने एक प्रकार से जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एनसीईआरटी है, वहाँ से जो कंटेंट है वो लिया और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी साइंस के प्रति, तो वो है वो काफ़ी उनको काम आई। अब बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ देखिए फर्स्ट पेपर की अगर बात करें, तो फर्स्ट पेपर में आपने इसमें पहली बात तो है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है? न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है, वो आपको 35% फर्स्ट पेपर में लाने होते हैं और 35% हैं, वो आपके सेकंड पेपर में लाने होते हैं। इन दोनों पेपरों में एग्रीगेट आपको 40% है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी पेपर में आप 35% इसमें आपने अगर तीर मार लिया मान लिया 70% भी आप लेकर आ गए फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में आपने 35% नहीं लाए, तो आप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। तो मेन बात ये है। अब मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने फर्स्ट पेपर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि फर्स्ट पेपर तो ठीक है आता ही है क्या है हिंदी को क्या पढ़ना इंग्लिश थोड़ी बहुत है वो देख लेंगे वोकेब देख लेंगे इत्यादि है एक्टिव पैसिव टेंस वगैरह तो हो ही जाएंगे। साइंस है साइंस पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा आप लोगों ने सभी ने। इसके अलावा बात करें जीके पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पीवाईक्यू देख लेंगे और ज़्यादातर पीवाईक्यू से काम आपका चल गया जीके में, ठीक है? तो ये है मैथ्स की जिनको आती थी, उन्होंने मैथ्स अच्छा किया और जिन्होंने नहीं आती थी, थोड़ा बहुत जिन्होंने प्रयास अगर किया होगा तो ठीक-ठाक उन्होंने ही कर लिया होगा और ज़्यादा बहुत ही नहीं आती थी, तो उन्होंने मैथ्स की ओर ध्यान नहीं दिया और दूसरे वाले देखे जिनको ठीक-ठाक आती थी, उनको लगभग समय भी ना मिला, ऐसा भी हो रहा होगा। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन्स थे जिनमें आपका जोड़, बाकी गुणा, भाग है वो करना होता था और उसमें भी काफ़ी टाइम है वो खर्च खपा दिया, ठीक है? तो वो आपका रहा। अब सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर की मैंने जो सिचुएशन बताई, तो इस प्रकार से अगर हम मोटा-मोटी कहें, तो आप जनरल कैटेगरी के अगर नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के अलावा वाले सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेकंड पेपर है वो क्वालीफाई हो रहा है और ओबीसी की अगर बात करें, तो ओबीसी में मैं पहले जनरल वालों को बता देता हूँ जनरल, ठीक है? देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होता है, ठीक है? एक मोटा-मोटा एक अंदाज़ा है, ठीक है? और आप सभी जानते हैं पेपर किस प्रकार से था। अगर बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपने 90 क्वेश्चन्स है वो कर लिए हैं। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी ये मैक्सिमम मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल की मैक्सिमम कट ऑफ इतनी आपकी रह सकती है। ठीक है, 90 परसेंटेज कर लिया और इ इन्होंने क्या कर लिया है यहाँ पर आपका 60 क्वेश्चन्स है वो कर लिया है। ठीक है? ये मैं क्वेश्चन्स बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स काट-पीट के आपने जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने इतने जो आपके हैं वो कर लिए हैं यानी कि 150 ठीक है? 150 इंटू 3 मार्क्स आपके हो जाएँगे 450 ठीक है? तो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी सेकंड पेपर में क्वालीफाई करते हुए लगभग 60 परसेंटेज जो आप क्वेश्चन्स है वो सही कर लेते हैं, यानी कि 60 परसेंटेज नहीं 60 क्वेश्चन्स है, ठीक है? 40 परसेंटेज होते हैं और ये है इसमें आपका 90 क्वेश्चन्स है वो फर्स्ट पेपर में है, वो कर लेते हैं। अगर इसमें आपके थोड़े से कम भी हैं, ठीक है? कम 35% से नहीं होने चाहिए, 35% से थोड़े ऊपर है, इसमें आपके थोड़े से इससे ऊपर है, यानी कि कहने का मतलब है 150 क्वेश्चन्स आपके दोनों पेपरों में हो रहे हैं, दोनों में अलग-अलग क्वालीफाई करते हुए जनरल कैटेगरी के वालों के, तो निश्चित रूप से वो आप सिलेक्शन श्योर मानें। दूसरी बात है ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है? तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सेकंड पेपर में आप अगर क्वालीफाई हो रहे हैं और फर्स्ट पेपर में 50 परसेंटेज के करीब-करीब आप ला रहे हैं, 50 परसेंटेज यानी कि 75 से प्लस अगर आप 80-90 के बीच में अगर आपका है वो बन रहा है, फर्स्ट पेपर में 80-90 क्वेश्चन्स आपके हो रहे हैं और सेकंड पेपर है वो लगभग आपके 40 अगर बात करें तो परसेंटेज बन रहे हैं 55-60 क्वेश्चन्स है वो सही हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप है वो ओबीसी वाले हैं। और बाकी वाले जितने भी हैं एससी, एसटी और अलग अगर बात करें आपके महिला इत्यादि, तो महिला की बहुत ही कम रहने वाली है। अगर
पेपर दोनों ही अच्छी तरीके से क्वालिफ़ाइंग आपके हो रहे हैं और उस क्वालिफ़ाई होने के बाद में 40% जो एग्रीगेट मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो लगभग-लगभग इसमें सारे हो जाएँगे। मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयी इत्यादि है, वो तो आप केवल क्वालिफ़ाइंग करेंगे, दोनों पेपर है और एग्रीगेट क्वालिफ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से आप चयन हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये नहीं करना है इतने क्वेश्चन सर अब हम थोड़े से एन्जॉय करेंगे और सो जाएँगे, कुछ नहीं करना है। थोड़ा-सा 2-4 महीने हम बिल्कुल एन्जॉय करेंगे, हम तो अकाउंटेंट बने हुए हैं। ये कतई ना करें। इसमें अगर आपके 200 या अगर बात करें 200 250 से ऊपर भी आपके क्यों नहीं इसमें आ रहे हैं, आपके लगभग ऑल ओवर 70% भी अगर बन रहे हैं ना, तो भी आपको ये नहीं करना है जब तक फाइनली आपका चयन नहीं हो जाता है, फाइनली जो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक आपको हार नहीं माननी है और आगे तैयारी है वो करते रहना है। इसमें जूनियर अकाउंटेंट के ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जो आपके किसमें आरएस की मुख्य परीक्षा के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो एलिजिबल हैं, वो मुख्य परीक्षा की अभी है वो तैयारी में लग जाएँ। ज़्यादातर आपका बजटिंग और कुछ ये चीज़ें भी उसमें है वो काफ़ी काम आएगी, ठीक है? इकोनॉमिक्स वगैरह, साइंस भी काम आएगी इसमें, ठीक है? तो वो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं मुख्य परीक्षा की ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी है वो किसी दूसरी सेवा में चयनित हैं और इस पे ग्रेड पे से नीचे वाले में आते हैं, ठीक है? तो ऐसे आप है वो आरएस मुख्य परीक्षा में भी भाग्य आज़मा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो है आपकी और भी कर्मचारी चयन बोर्ड में आरपीएससी में बहुत सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अगर आप बीएड धारी इत्यादि हैं, सेकंड ग्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसकी तैयारी करें। इसके अलावा एक मैं आपको अलग से और वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा जिसके माध्यम से आपको मैं बताऊँगा कि जो 70,000 की भर्तियों की घोषणा की, उसमें कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं। एलडीसी की जो वैकेंसी है आपकी, इस एलडीसी की वैकेंसी भी 4,000 से ऊपर की पोस्ट पर होगी आपकी टोटल आरपीएससी, सेक्रेटरी सभी डिपार्टमेंट को मिला कर के। तो एलडीसी की जो वैकेंसी है उसको आप एलडीसी ना समझें, क्योंकि आप बहुत अच्छी अभी आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं, ठीक है? इसकी जो तैयारी आपने इतने समय तक की है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार हो चुके हैं और अब आपको क्या है अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से विकसित हो गई है, आपकी समझ क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और एलडीसी में अगर आप बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ में, जोश-जुनून के साथ में आप लगते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, उसमें जा सकते हैं। और जब आप अच्छे डिपार्टमेंट में जाएँगे, ठीक है? तो अच्छे डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, पद कम होते हैं, उसमें प्रमोशन भी ज़्यादा होता है आपका, ठीक है? तो आप ज़्यादा जल्दी ही 2 साल में लगभग प्रमोट होकर के यूडीसी बन जाएँगे और उसके 4-5 साल में आप सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी है वो बन जाएँगे। तो वो जो चीज़ें हैं तो इसमें आपका क्या है मेनली डेडिकेशन की ज़रूरत है आपको और अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कर्मचारी चयन बोर्ड में जो सुपरिटेंडेंट हॉस्टल वार्डन है, उनकी जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है, पटवारी की है। इसके अलावा बात करें तो जो जेल वार्डन है, उनकी भी वैकेंसी है, ठीक है? तो काफ़ी जो वैकेंसीज़ हैं, सुपरवाइज़र, वुमेन सुपरवाइज़र इत्यादि है, जिसमें मेल जो अभ्यर्थी हैं, वो भी उसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी जो वैकेंसीज़ हैं, वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी है वो कंडक्ट करवाई जाने वाली हैं। तो आप अच्छी तरीके से है वो तैयारी करें और दूसरी बात है कि साथ-साथ में आप बेसिक जनरल नॉलेज तो पढ़ते ही रहे क्योंकि छानबीन करने के लिए सीईटी एग्ज़ाम है, वो लगभग-लगभग हर बार कंडक्ट है वो करवाया जाएगा और इस बार भी इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के बाद में सीईटी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसीलिए आप अपना जो सामान्य ज्ञान है उनको अच्छी तरीके से वो तैयार करते रहें और इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर बहुत से प्रीवियस पेपर्स डाले हुए हैं। हम जल्द ही नए ज़िलों के अनुसार भी चीज़ों को है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरी हो जो मैंने कट ऑफ का एक मोटा-मोटा आइडिया दिया है, ये मैं एग्ज़ैक्ट नहीं है कि यही रहेगी, मोटा-मोटा जो आइडिया दिया है, इस संबंध में आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर है वो बताएँ। ताकि और भी आपके जो साथी अभ्यर्थी हैं, उनको भी पता चले कि वाक़ई अभ्यर्थियों बच्चों के साथ में क्या हुआ है जो मैंने बताया, क्या यही आपके साथ में वाक़ई हुआ है? या फिर मैंने कुछ अलग चीज़ें हैं वो हटकर आपको बताई हैं, ठीक है? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक आप है वो ज़रूर दीजिए। फीडबैक से संबंधित भी आपका क्वेश्चन्स था, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप है,
वो उसकी क्या मेनली आपका फीचर विशेषता है वो होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आपका जो फीडबैक आएगा उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, ठीक है? तो अपना फीडबैक आप ज़रूर देते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी ज़्यादा क्वेरी, ज़्यादा इस प्रकार से जो मैसेजेज़ हैं, उनको लेकर के ही मैंने आपके साथ में ये जो डिस्कस रखा है। अगले जो वीडियो में मैं आपको एक बार पूरी जितनी भी जो वैकेंसीज़ है आगे क्या करना चाहिए, तो उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको वो ज़रूर बताऊँगा। अगर आप उसकी डिमांड करेंगे तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप ज़रूर लिखिए। पूरा मैं आपको कैलेंडर बताऊँगा आगे वाला जो संगणक तक का तो अभी तक है, लेकिन उसके बाद में केवल महीने लिखे हुए हैं, तो उस महीनों में कौन-कौन सा एग्ज़ाम्स होगा और कब नहीं होगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।